5 मिनट रुक जाना, पीडीएफ मिल जाएगा। है हो। कल जो लास्ट वाला पीडीएफ था उसमें कुछ छूट गया था क्या? हाँ, ये हो गया था। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ। चलिए, बढ़े आगे बढ़े। हम बोले थे कि जब देखिएगा, हिमालय को जब देखोगे तो हिमालय पहला तो एक तुम्हारा ग्रेट हिमालय है, या इसी को महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के नीचे ये तुम्हारा मध्य हिमालय, या इसी को लघु हिमालय कहते हैं। और लघु हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय ना, शिवालिक हिमालय। बिहार का जो लोकेशन है, बिहार का जो लोकेशन है वो इस वाले क्षेत्र से स्टार्ट होता है। और जब देखोगे ये वाला जो जिला आपको दिख रहा है, पश्चिम चंपारण ना, कौन सा? पश्चिम चंपारण। और जो सबसे पूर्वी था, कौन था? किशनगंज ना। सबसे पूर्वी कौन था? किशनगंज। किशनगंज था। ये जो आप शिवालिक हिमालय देख रहे हैं, यहीं पे हम बोले थे कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? सोमेश्वर श्रेणी है तुम्हारा, जो बिहार के किस जिला में है? पश्चिम चंपारण में। तो हिमालय में हम बोले थे कि लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। एक घाटी उसी में है तुम्हारा दून घाटी, और एक घाटी है तुम्हारा द्वार घाटी। दून घाटी जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून, ये दून घाटी में आएगा, बहुत सारा है। वैसे बिहार में भी, बिहार के उत्तरी पश्चिमी इलाके में, और बिहार का उत्तरी पश्चिमी देखिए तो नॉर्थ ये हुआ, ये साउथ हुआ, ये तुम्हारा ईस्ट, और ये तुम्हारा वेस्ट। उत्तरी पश्चिमी यही वाला इलाका हुआ तुम्हारा। बिहार का ये वाला इलाका जो है, जो पश्चिम चंपारण वाला इलाका है, यहां पे भी बिहार में भी दून घाटी पाया जाता है। जो बिहार में दून घाटी पाया जाएगा वो तुम्हारा कहा जाता है कि शिवालिक रेंज के समानांतर चलते रहता है, और कहीं कहीं कटा फटा है। ये पूरा ऑर्डर वाइज में नहीं है। ये पूरा ऑर्डर वाइज में ना होने का सबसे बड़ा कारण है नदी। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिस, मान लो कि ग्रेट हिमालय है, अधिकतर नदी महान हिमालय से निकलती है तुम्हारा। और जब महान हिमालय से कोई नदी मैदान के तरफ नीचे की ओर आएगी तो हम बोले थे कि नदी का 3-4 गो एज होता है। और सबसे पहला एज कौन सा था? यंग एज। और यंग एज में हम बोले थे कि नदी का ढाल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है।
और नदी का ढाल बहुत ज्यादा होगा तो नदी में स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा, और स्पीड ज्यादा होगा तो पानी में करंट भी बहुत ज्यादा होगा। और करंट जब बहुत ज्यादा रहता है तो होता क्या है, चाहे वो आप लघु हिमालय को ले लीजिए, चाहे वो आप शिवालिक हिमालय को ले लीजिए, कि पानी जब एक जगह से बार बार ये पहाड़ पे पड़ेगी, जो माउंटेन वाला इलाका है पड़ेगी, इससे होता क्या है, तो पहाड़ टूट जाता है तुम्हारा। अब मान लीजिए कि आपके गांव में या घर में चापाकल होगा, चापाकल, और जब चापाकल मान लो कि पूरा चापाकल के नीचे पूरा सीमेंट वाला प्लास्टर कर दो, लेकिन तब यो बार बार 2 साल 3 साल 4 साल तक पानी जब गिरता है तो देखोगे जहां पे पानी गिरता है उसका शेप बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है तुम्हारा, क्योंकि बार बार एक ही जगह पानी गिरता है तुम्हारा तो उसका शेप बदलेगा ही बदलेगा। यही कारण है कि जब ग्रेट हिमालय से नदी निकलती है और शिवालिक हिमालय और सॉरी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय होते हुए क्रॉस करते हुए ना मैदानी भाग में आती है तुम्हारा, तो इस वाले क्षेत्र को तोड़ देती है और टूटा हुआ भाग। तो यही कारण है कि ये जो आप बिहार में जो रामदून घाटी देखिएगा ये टूटा हुआ आपको नजर आएगा, और ये पश्चिमी चंपारण से आपको किशनगंज तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक तुमको देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आप रामनगर दून देख रहे हैं, ये जो घाटी है इसकी लंबाई करीब करीब 32 किलोमीटर तक जाती है तुम्हारा, और चौड़ाई जो है तुम्हारा कितना रहता है, 6 से 8 किलोमीटर। चौड़ाई कितना होता है, 6 से 8। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां जो चट्टाने बनी हुई है वो धारवार चट्टाने हैं। कौन सा चट्टाने हैं, धारवार। कौन सा चट्टान, धारवार। धारवार चट्टान दूसरे नंबर का चट्टान आता है। पहला चट्टान जो होता है जिस समय पृथ्वी बनी थी उस चट्टान को हम लोग कैम्ब्रियन चट्टान या प्री कैम्ब्रियन चट्टान कहते हैं। और प्री कैम्ब्रियन चट्टान का जब रूपांतरण हुआ, जब उसमें शेप हुआ, जो एक होता है अपर्दन, एक होता है अपक्षयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, वेदरिंग। और जैसे मान लो कि हम बोले कि ये क्षेत्र है, अभी तुरंत समझाए थे कि ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र से नदी बह रही है तुम्हारा, तो पक्का है कि नदी इस क्षेत्र के छोटे छोटे कण को लेकर के अपने साथ आएगी तुम्हारा। और जब नदी इस क्षेत्र के छोटे छोटे कण को अपने साथ बहा के लेके आती है तो एक जगह क्या करता है, डिपोजिट कर देता है, एक जगह क्या करता है, जमा कर देता है। और ये जमा हुआ पार्ट जो है, जो नदी अपने साथ लेके आ रही है, एक समय होगा कि ये जो जमा हुआ पार्ट था ये इसी का ना रूपांतरण किया हुआ पार्ट है तुम्हारा। यहीं से ना ये छोटे छोटे कण को नदी अपने साथ लाई, तो इस समय नदी के पास करंट बहुत ज्यादा था तो नदी अपने साथ ले आ पाती थी। इस समय नदी में करंट क्या हो गया, कम हो गया। अब नदी में उतना हिम्मत ही नहीं रहा कि भाई साहब इस कण को अपने साथ आगे लेके जाए, तो करता क्या है, यहाँ एक जगह क्या कर देता है, जमा कर देता है। मान लो कि कोई बुढ़वा है 80 साल का, अगर आप बोलिए कि कम 5 बार ऊपर नीचे करे बिल्डिंग को, हम आपको 5,000 देंगे, बुढ़वा करेगा, हो नहीं करेगा, बोलेगा कि तुम हमको 5,000 दो या 5 लाख दो, हम नहीं करेंगे क्योंकि 5 बार चलेंगे मर जाएंगे तुम्हारा। और आप लोग के एज को या हम लोग को कह दे कि भाई साहब तोरा 5 बार नहीं 10 बार करना है, अब तोरा 500 टका देंगे, बोले 50 रुपया लाओ, नहीं 50 रुपया लाओ, 10 बार हम 12 बार ऊपर नीचे कर लेंगे, लाओ। तो भाई साहब वो डिपेंड करता है, सेम जैसा ह्यूमन बॉडी है वैसा ही नदी है तुम्हारा। जब यंग एज में था, कहता ना जवानी में ना खून गर्म होता है, हो तो यहाँ खून गर्म था, ये बुरा हो चुका है, यहाँ पे खून क्या हो गया, ठंडा, तो अब इसमें हिम्मत नहीं रहा, तो यहां से लाया गया, यहीं पे तो पार्ट रुका हुआ है, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव करना, एक जगह से लाया और दूसरे जगह जमाव कर दिया। तो एक चट्टान का दूसरे जगह जाना मतलब इस चट्टान का रूपांतरण हुआ तुम्हारा, वो आ गया। बांटो जल्दी बांटो, 2 आदमी बांटो न रे, कौन है वो, दो उसको भी दो, रे दो न रे।
मिल गया? मिल गया सभी को? अभी वो बाकी है? कोई बाकी है तो हाथ उठाना। सभी को? चलो ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाला करवा देते हैं, चिंता मत करो दोस्त। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा? तो प्री कैम्ब्रियन से जो अलग हुआ चट्टान वो धारवार चट्टान कहलाया। अब ध्यान से समझिए, तो यहां पे जो आपको चट्टान देखने को मिलेगा वो धारवार कालीन चट्टान से लेकर के क्वार्टजाइट चट्टान तक आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टजाइट चट्टान जो होता है वो सबसे अंतिम चट्टान कहा गया। इसे को क्वार्टनरी चट्टान भी कहा गया। जो पृथ्वी में बनने वाला जो अंतिम चट्टान है वो तुम्हारा यही चट्टान था, क्वार्टजाइट चट्टान। तो आपको बिहार के चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, पूरा ऑर्डर वाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं कहीं कटा फटा टाइप का मिलेगा। और कटने फटने का या टूटने का जो मेन कारण है वो बृहत हिमालय से यानी महान हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण ऐसा होता है। क्लियर है तुम्हारा? अब ध्यान से समझिएगा एक बात और, कि भाई साहब जितने भी महानगर है उसमें एक पटना का भी नाम आता है, और पटना बिहार का एकमात्र क्या है तुम्हारा? महानगर है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था आपका समाप्त होता है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसका, अब हम लोग शुरुआत करेंगे थ्योरी क्लास की। और थ्योरी क्लास जो है मेरे भाई, अरे कहाँ गया रही? कौन सा था हो ये? चलिए चलिए, इंट्रो वाला जो था हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे। जब बिहार का इतिहास देखिएगा तो बिहार का इतिहास बड़ी पुराना इतिहास है। और बिहार का इतिहास आपको वैदिक काल ही नहीं, जिस समय पृथ्वी की कहा जाता है कि मनुष्य का बनना स्टार्ट हुआ उस समय से ही बिहार में कुछ ना कुछ मिलते गया। पृथ्वी जब बनी तो बड़ा तप्त था, धीरे धीरे ठंडा हुआ पृथ्वी। और जो मानवों का जो पूर्वज है उसको क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। तो पहला जो काल आया उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। उस समय जिस समय लोगों का घुमंतू टाइप का हुआ करता था, लोग एक जगह नहीं टिकते थे, उस समय पेट को पालने के लिए दो चीज किया जाता था। एक शिकार किया जाता था और दूसरा जो जंगली फल फूल होते थे वही खा के अपना गुजर बसेरा करते थे और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। शिकार करने में जो यूज करता था ये लोग, वो बड़े बड़े पत्थर को यूज किया जाता था। और बड़े बड़े पत्थर को यूज किया जाता था तो इसलिए इस काल को जो है वो पूरा पाषाण काल कहा गया। बिहार में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, गया में मिले हैं, मुंगेर में मिले हैं। पूर्व पाषाण काल के बाद यानी पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में अंतर यही था कि पूरा पाषाण काल में जो हथियार जिससे यूज करते थे वो लोग एज अ आखेटक के रूप में या एज अ हंटरिंग के रूप में, शिकारी के रूप में, तो वो जो शेप का यूज होता था पत्थर का, उसके आकार में थोड़ा बहुत बदलाव आया। तो इस आकार में जब बदलाव आया तो इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण के साक्ष्य बिहार के मुंगेर में देखने को मिलेगा आपको। भीम बांध का नाम सुने होंगे, और भीम बांध कहाँ? मुंगेर में। और यहीं पे तुम्हारा मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले। फिर मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आया, न्यूलिथिक आया। नव पाषाण काल में कहा जाता है कि शिकार में जो है
पत्थरों से ज्यादा हड्डियों का यूज किया गया, और पत्थरों की जो निकासी थी, जो पत्थरों का शेप था, बड़ा नुकीला नुकीला बनाया गया, इसलिए इसको नवपाषाण काल। हालांकि कहा जाता है कि मध्यपाषाण काल में ही लोग जो है जानवर पालने लगे थे, आग को बढ़िया से यूज करने लगे थे तुम्हारा। लेकिन अस्थायी रूप से एक जगह जो लोग रहना स्टार्ट किया वो नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज जो थी वो थी कृषि। कृषि करने की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में होती है। गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, बिहार में सारण से तुम्हारा चावल का साक्ष्य मिला है। तो नवपाषाण कालिक साक्ष्य भी बिहार में बहुत जगह मिला है। चिरांद नामक एक जगह है सारण में, और चिरांद में तुमको चावल का साक्ष्य मिला। चेचर नाम का एक जगह है वैशाली में, वैशाली में जो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी होता है उसका साक्ष्य मिला। तो बिहार का इतिहास उस समय से माना जाता है जिस समय से मनुष्यों की इतिहास की शुरुआत होती है। फिर पाषाण काल के बाद कहा जाता है कि भारत का या विश्व का पहला नगरीकरण की सभ्यता स्टार्ट हुई, और नगरीकरण की जो शुरुआत हुई वो तुम्हारा इंडस सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है, सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के बारे में बिहार से ज्यादा पता नहीं चला है। सिंधु सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसा, जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी इलाका था वो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर नामक एक जगह है। उत्तर में मांडा था, दक्षिण में दायमाबाद था, पूर्वी में तुम्हारा आलमगीरपुर था, और आलमगीरपुर बोले तो कहां पे, यूपी में तुम्हारा, और पश्चिम में तुम्हारा सोतकांगो नाम, और ये कहां मिलेगा तुम्हारा, अफगानिस्तान तरफ मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का शेप था सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता में तुम्हारा कहा जाता है कि भाई साहब बिहार का साक्ष्य नहीं मिलता है, या हो सकता है कि अभी भी हो, लेकिन अभी तक बिहार में ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे हम बता सके कि सिंधु सभ्यता का मिलता है। और बड़ा नगरीकरण सभ्यता थी वो। आज जिस ईंट का यूज हम लोग करते हैं वो सभ्यता के लोग उसी समय करते थे। आज जो ग्रिड पद्धति को हम लोग अपनाते हैं, ग्रिड पद्धति का मतलब ये हो गया कि बड़ा उन लोग का सिस्टमेटिक ढंग होता था, जल निकासी बड़ा सिस्टमेटिक ढंग होता था, रोड का जो शेप होता था एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता था तुम्हारा। आज भी देखे होंगे कि आप कहीं पे भी जाते हैं या डाकबंगला चौराहा जाना तो कुछ इस प्रकार का चौराहा मिलेगा, इधर भी रोड निकला हुआ है, इधर भी रोड निकला हुआ है। इसको कहा जाता है ग्रिड पद्धति। और ये ग्रिड पद्धति की शुरुआत जो है तुम्हारा कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन से ही हुआ। बड़ा खतरनाक लोग रहते थे, उसके बर्बादी होने का बहुत सारा कारण बताया जाता है। जो सबसे अहम कारण बताया गया वो बाढ़ को बताया गया। लेकिन चूंकि बाढ़ आया भी होगा तो हो सकता है मोहनजोदड़ो बिगड़ा हो, हड़प्पा शहर बिगड़ा हो, लेकिन एक बाढ़ से पूरा का पूरा सभ्यता तो समाप्त नहीं हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सभ्यता ऐसा थोड़ी है कि 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था, बहुत बड़ा तुम्हारा क्षेत्रफल था इसका। तो एक बाढ़ से ही ये सभ्यता का नाश नहीं हो सकता है। कोई कहा कि क्लाइमेट चेंज के वजह से हुआ, कोई कुछ कहते गया। सिंधु सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जब पढ़िएगा तो उसमें बिहार से आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा। कहा गया कि भाई साहब जो बिहार का इतिहास है तो आर्यों का आगमन मैक्समुलर के हिसाब से कहा गया कि मध्य एशिया से हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने भी एगो किताब लिखे, उन्होंने कहा कि आर्यों का जो आगमन है वो ध्रुवीय क्षेत्र से हुआ, मतलब उत्तरी ध्रुव से हुआ। दयानंद सरस्वती ने भी एगो किताब लिखा, उसमें भी ये बताया गया कि तिब्बत और मंगोलिया वाले क्षेत्र से आए थे ये लोग। उसमें दिखाया गया कलर को लेकर के, कहा गया कि आर्य जो होते थे वो गोरे गोरे होते थे, और गोरा आदमी वहीं पे होगा जहाँ क्लाइमेट ठंडा होगा, जहाँ पे क्लाइमेट गर्म होगा वहां पे गोरा नहीं होगा। जैसे अफ्रीका में गोरा तुमको देखने को मिलेगा नहीं, देखने को बहुत कम देखने को मिलेगा। अब जिम्बाब्वे चल जाओ, केनिया चल जाओ, अल्जीरिया चल जाओ, सूडान चल जाओ। अब भाई साहब ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला इलाका है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला इलाका है।
ऐसा कौन सा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती हो? अफ्रीका महादेश है तुम्हारा, जहां से तीनों रेखा गुजरती है। मतलब खतरनाक वहां पे गर्मी होगा तुम्हारा। और उस सब का खतरनाक मुंह रहेगा, लंबाई बड़ा खतरनाक रहेगा, बाल उस सब का रहेगा पूरा वो चिमटा वाला, नहीं समझे? मतलब यदि उस लोग का हेयर स्पा भी करे तो रोज हेयर स्पा करना पड़ेगा। तो भाई साहब ऐसा वहां का लोग लिप्स रहेगा यहाँ तक फेंका हुआ। तो भाई साहब ऐसा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा बॉडी फिगर होगा। तो कहा गया कि आर्य लोग बड़े गोरे गोरे होते थे, तो ये लोग जो है या तो उत्तरी ध्रुव से आया हुआ है। मैक्स मुलर ने कहा कि भाई साहब ये लोग जो है मध्य एशिया से आया है। बिहार का पहला बार जो पता चलता है वो ऋग्वेद में भी पता चलता है। कहा गया ऋग्वेद में भी तुम्हारा बिहार के बारे में कुछ ना कुछ पता चला है। और ऋग्वेद में ही कहा गया कि बिहार की जो शुरुआत हुई थी वो वृत्रत नामक एक वंश के द्वारा बिहार का स्टार्ट हुआ था। और वही वृत्रत से ही एगो वृत्रत का ही एक राजा था, वृत्रत वंश का ही एक राजा था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध का नाम सुने होंगे। और जरासंध वही जरासंध जिसको भीम, याद आ रहा है? श्री कृष्ण भगवान गए थे वहां पे और भीम से तुम्हारा युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। तो जरासंध, और राजगीर वाला इलाका में ना, जरासंध का कहां मिलता है? राजगीर वाला इलाका में। तो यहां पे कहा जाता है कि वृत्रत से शुरुआत हुई थी। लेकिन हालांकि साक्ष्य जो है उसका कुछ कुछ दिखता है, लेकिन कहा गया कि हर्यक वंश से स्टार्ट हुआ। तो ऋग्वेद में तुम्हारा पहली बार बिहार प्रदेश का नाम हमको देखने को मिला, लेकिन बिहार नहीं था, बिहार नहीं कहा गया। ऋग्वेद में कहा गया कि भाई साहब यह जो प्रदेश है वो एक कीकट प्रदेश है। और शतपथ ब्राह्मण में पहली बार कीकट नाम मिलता है तुम्हारा। और कहा जाता है कि बाद में जो अथर्ववेद आया, अथर्ववेद में जो नाम पता चलता है वो तुम्हारा मगध नाम पता चलता है। पहली बार आपको पूछा जाएगा कि जो बिहार का नाम जो मगध क्षेत्र हुआ करता था वो किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अब कुछ लिखिए, कुछ लिखिएगा। कॉपी लाए हैं ना? हेडिंग दे दीजिए बिहार का इतिहास। हेडिंग दे दीजिए बिहार का इतिहास। लिखिएगा। बिहार प्रदेश, बिहार प्रदेश, बिहार प्रदेश भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में बिहार प्रदेश भारतीय इतिहास में एक प्राचीनतम स्थल के रूप में जाना जाता है। एक प्राचीनतम स्थल के रूप में जाना जाता है। एक प्राचीनतम स्थल के रूप में जाना जाता है। जहां से मानव सभ्यता के, जहां से मानव सभ्यता के अधिकतम से अधिकतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अधिकतम से अधिकतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अधिकतम से अधिकतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य, पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य, पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य
जो जो मानवों का आरंभिक काल होता है, जो मानवों का आरंभिक काल होता है, जो मानवों का आरंभिक काल होता है, इस काल की अवशेष, इस काल की अवशेष, इस काल की अवशेष, इस काल की अवशेष बिहार के, बिहार के बिहार के जेठियान, जेठियान, जय का ठौहरसी का या का नौ, जेठियान ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गया, जेठियान भीम बांध ब्रैकेट में लिख लेना, मुंगेर कोमा दे करके, जेठियान कोमा भीम बांध, भीम बांध एवं नालंदा, एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है, एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। और अगर आप चेंज करिएगा, बिहार में मध्य पाषाणिक, बिहार में मध्य पाषाणिक साक्ष्य, बिहार में मध्य पाषाणिक साक्ष्य मुख्यतः, बिहार में मध्य पाषाणिक साक्ष्य मुख्यतः मुंगेर के भीम बांध पर, मुंगेर के भीम बांध से, मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुआ है। एवं एवं बिहार में नवपाषाणिक साक्ष्य, एवं बिहार में नवपाषाणिक साक्ष्य, नवपाषाणिक साक्ष्य सारण के चिरांद, सारण जिला के चिरांद, सारण जिला के चिरांद एवं सारण जिला के चिरांद एवं वैशाली जिला के चेचर, वैशाली जिला के चेचर, वैशाली जिला के चेचर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। वैशाली जिला के चेचर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। वैशाली जिला के चेचर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। लिख लिए, फुल स्टॉप दे दो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से ना के बराबर में साक्ष्य मिला है, ना के बराबर में साक्ष्य मिला है। ना के बराबर इसलिए हम बोल दिए कि हो सकता है आगे मिले, तो ना के बराबर में साक्ष्य मिले हैं। परंतु
परंतु परंतु वैदिक काल में परंतु वैदिक काल में बिहार के साक्ष्य परंतु वैदिक काल में बिहार के साक्ष्य परंतु वैदिक काल में बिहार के साक्ष्य बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला है, बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला है। बिहार क्षेत्र का वर्णन बिहार क्षेत्र का वर्णन बिहार क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद बिहार क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद बिहार क्षेत्र का वर्णन पेन दो हो बिहार क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद है जी। अभी हम आए तब ना आप लिए हैं, आप रगड़ रहे थे आप उसी को। लड़की लोग पागले हो कि क्या लिखे? बिहार क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद कोमा कोमा अथर्ववेद कोमा अथर्ववेद कोमा अथर्ववेद एवं अथर्ववेद एवं सतपथ ब्राह्मण में सतपथ ब्राह्मण एक किताब है, सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में, पैराग्राफ चेंज करके, सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में बिहार को बिहार को बिहार को कीकट प्रदेश कह के पुकारा गया है। कीकट दीर्घिकार क ट कीकट क रे क ख होता है ना, क कीकट क्या लिखा है? नामक ग्रंथ में बिहार को कीकट प्रदेश कह के पुकारा गया है। 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 वही 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 मगध क्षेत्र या मगध शब्द वही मगध क्षेत्र या मगध शब्द पहली बार अथर्ववेद में पहली बार अथर्ववेद में पहली बार अथर्ववेद में पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वराह पुराण में वराह
वराह पुराण में वराह पुराण में कीकट प्रदेश को कीकट प्रदेश को कीकट प्रदेश को वराह पुराण में कीकट प्रदेश को एक अपवित्र एक अपवित्र एक अपवित्र स्थान बताया गया है। 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 लिख लिए तुम्हारा? फुल स्टॉप दे दो, बहुत लिख लिए हैं। अब थोड़ा नोट्स मिला है ना हो? चलिए अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। कहा जाता है कि और थोड़ा स्रोत का बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में गढ़वाल के अधिपत्र का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। मनेर एक जगह है, पटना से आप दानापुर की तरफ जाइएगा तो दानापुर से कुछ दूर आगे एक जगह है मनेर। एक बड़ा फेमस दरगाह है, वहां पे दरगाह टाइप का है, चादर वादर चढ़ाया जाता है। अब बड़ा खतरनाक मन्नत मांगा जाता है उससे। कहा जाता है कि वहां पे भी ऐतिहासिक स्रोत बहुत मिला है तुम्हारा। गढ़वाल जिस समय हुआ करता था, गढ़वालों का शासन जिस समय हुआ करता था, उस समय मनेर ताम्रपत्र से मिला है। पाल शासक जब हुआ करता था, पाल शासक बोले तो बंगाल वाला इलाका, और पाल शासक बाद में मुंगेर तक अपना क्षेत्र फैलाया था, बिहार तक अपना क्षेत्र फैलाया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और उसका सबसे खतरनाक हुआ धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है ना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? धर्मपाल ने ना। औदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, औदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी बिहार के किस क्षेत्र में? भागलपुर वाला क्षेत्र में तुम्हारा। तो पाल शासकों के संबंध में जो जानकारी है वो देवपाल का एक अभिलेख है जिसका मुंगेर अभिलेख है। और इस मुंगेर अभिलेख में कहा जाता है कि पाल वंशों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया जो तुम्हारा बिहार के मुंगेर से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम मुंगेर अभिलेख है तुम्हारा। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति था नारायण पाल, और इसमें कहा गया कि नारायण पाल का एक भागलपुर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यानी पाल वंश के से रिलेटेड जो पाल वंश की जानकारी बिहार में मिलती है वो तुम्हारा एक मुंगेर अभिलेख से मिलता है जो किस राजा से संबंधित था? देवपाल से। एक तुम्हारा भागलपुर अभिलेख से पता चलता है जो किस राजा से था? नारायण पाल। किससे था तुम्हारा? नारायण पाल। बोलेगा गढ़वालों का भाई साहब कौन सा ताम्रपत्र था? मनेर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? मनेर ताम्रपत्र था। बिहार में जो महाजनपद थी उसके बारे में एक अंगुत्तर निकाय से साक्ष्य मिलता है और एक तुम्हारा भगवती सूत्र से मिलता है। एक जो था वो तुम्हारा बौद्ध ग्रंथ था और एक जो है तुम्हारा वो जैन ग्रंथ है। और इसमें कहा गया कि पूरे भारत में या पूरे भारतवर्ष में, भारतीय महाद्वीप में 16 महाजनपद थी, जिसमें से 3 महाजनपद जो था इस पावन धरती पे यानी तुम्हारा बिहार में था। और 3 जो है तुम्हारा ध्यान में रखिएगा, एगो कौन था तुम्हारा? और एगो कौन था? अंगना, दूसरा वज्जी और तीसरा मगध। अब 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा जो है तुम्हारा शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद था। तो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी एक कौन सा किताब है तुम्हारा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा तुम्हारा? अंगुत्तर निकाय। इसी के साथ एक और था ना, क्या नाम था? भगवती सूत्र। क्या नाम था? भगवती सूत्र। इस दोनों ग्रंथ से तुम्हारा बिहार के महाजनपदों के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि बिहार में पहली दो भाषा का मतलब एक तुम्हारा फारसी
और एक तुम्हारा देवनागरी। ये जो देवनागरी लिपि आप देख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि को पहली बार यदि किसी ने खुनवाया तो वो था तुम्हारा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के सिक्कों में फारसी लिपि से भी लिखा गया और देवनागरी लिपि से भी लिखा गया। तो भारत के इतिहास में देवनागरी लिपि की जो शुरुआत होती है, कहा जाता है कि किसी के सिक्के पे यदि देवनागरी का खनन मिलता है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा शेरशाह सूरी थे। और शेरशाह सूरी का जो ये सिक्का मिला है वो भाई साहब आपको बिहार के सासाराम का नाम सुने होंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो प्राचीन बिहार के संबंध में एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था दीर्घ निकाय। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है तुम्हारा बिहार के बारे में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कहा जाता है कि हालांकि तो उसी समय हो गया था, लेकिन मानव जब एक जगह रहने लगे थे, वो कहा जाता है कि 40,000 ईसा पूर्व से माना जाता है कि बिहार एक बढ़िया से तुम्हारा यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट किया था इस प्रदेश में तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या क्या मिला है? तो कुल्हाड़ी देखने को मिला है, चाकू देखने को मिला है, मृदभांड समझ रहे हो ना? मृदभांड बोले तो बर्तन, मृदभांड बोले तो मटका तटका वाला नहीं होता था तुम्हारा, उसी को क्या कहा जाता था? मृदभांड। मृद का मतलब क्या था? मृदा, मतलब मिट्टी ना। तो भाई साहब ये आपको देखने को अवशेष मिला है बिहार में। उसके बाद देखोगे कि मध्यवर्ती जो अभी हम समझाएं वही है। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण में एक चीज और मिला है, बिहार को एक राज्य के नाम से और पुकारा गया है। और कौन सा राज्य है तुम्हारा? विदेह राज्य। आपसे पूछेगा कि बिहार को विदेह राज्य के नाम से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुकारा गया है, तो क्या बोलिएगा? शतपथ ब्राह्मण। इसको हाईलाइट मार लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में बिहार राज्य को तुम्हारा, साउंड नहीं आ रहा है, ऑनलाइन वाला साउंड नहीं जा रहा है। हो साउंड जा रहा है तो एक बार 5 दबाओ तो रे, नहीं जा रहा है तो 6 दबाओ। इतना आदमी ऑनलाइन कहां से आ गया हो? आवाज आ रहा है? अगला उगला कार है, डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। चलिए, तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार को किस राज्य के नाम से पुकारा गया है? विदेह राज्य। और विदेह आपको रामायण में भी देखने को मिलेगा। जो माँ सीता जो थी जनकपुर से नरे, और उसमें कहा था ना विदेह राजा, तो विदेह राजा क्या नाम था? क्या नाम था रे? जनक ना। तो भाई साहब उसमें भी आपको विदेह शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह राज्य के बारे में कहा गया। और कहा जाता है कि जहां आर्यों के आगमन की चर्चा की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि किस ग्रंथ में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं पे भी पहली बार बिहार में आर्यों के आगमन का साक्ष्य मिला है, तो क्या बोलिएगा? शतपथ ब्राह्मण। किसमें मिला है तुम्हारा? शतपथ ब्राह्मण। किसमें मिला है? शतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य जो विदेह था उसको कहा, उत्तर वैदिक काल में भी कहा गया। अच्छा, वैदिक काल 2 टाइप का है, ध्यान में रखना। 4 वेद है तुम्हारा। 4 वेद में एक तुम्हारा कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे अंतिम में कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद नाम। तो वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट ऋग्वेदिक काल हो गया और दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल हो गया। वैदिक काल को जो 2 पार्ट में बांटा गया, जो पहला जो ऋग्वेदिक काल कहा गया उसमें सिंगल एक वेद लिखा गया और वो तुम्हारा ऋग्वेद था। हालांकि लिखा हुआ नहीं माना जाता है, कहा जाता है कि ईश्वर प्रदत्त उपहार है वो। और भाई साहब वही हम लोग जो है तुम्हारा होता है श्रुति। तो श्रुति का मतलब होता है लिसनर, मतलब सुनना। और कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो सुन सुन के बना हुआ है तुम्हारा। बाद बाकी जो ये 3 वेद है यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तुम्हारा कहा जाता है कि इसका काल जो है वो 1000 से 600 BC तक रहा और इसमें ये 3 वेद लिखा गया।
तो उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है, जिसमें ये 3 वेद लिखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस काल में कहा जाता है कि विदेह राज्य को बड़ा ज्यादा महत्व मिला तुम्हारा, इस स्थान को बड़ा ज्यादा महत्व मिला तुम्हारा। और आगे देखिएगा, और हम बताए थे कि इसी काल में ना अथर्ववेद लिखा गया था, और इसी काल में तुम्हारा मगध क्षेत्र भी आता है तुम्हारा। बिहार को मगध क्षेत्र, जो मगध शब्द दिया गया, वो पहली बार किस वेद में दिया गया? अथर्ववेद में। किस वेद में दिया गया? अथर्ववेद में दिया गया। कहा जाता है कि बिहार में स्थित वज्जी गणराज्य जो हुआ करता था, जो वज्जी महाजनपद हुआ करती थी, वो 8 कुलों का एक क्या हुआ करता था? संघ हुआ। हमारी इसको हाईलाइट, बिहार में स्थित जो वज्जी संघ थी, ये 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था तुम्हारा। क्लियर? कहा जाता है कि विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था चला, जो रिपब्लिकन सिस्टम चला, वो भी तुम्हारा किस धरती से स्टार्ट होता है? बिहार के धरती से। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी तुम्हारा? बिहार के वैशाली में। कहां थी तुम्हारा? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रिज। क्या हुआ करती थी? राजगिरी ना इसका नाम है भाई साहब, अब ध्यान में रखना। सियर उल मुतखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबाताई ने किया था, और कहा जाता है इससे भी जो है तुम्हारा बिहार के बारे में, मध्यकालीन और प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। किताब का नाम है, ध्यान में रखना, सियर उल मुताखरीन। बड़ा खतरनाक नाम है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, हैं, सियर उल मुताखरीन, ठीक है। और इसका तुम्हारा रचना किसने किया था? गुलाम हुसैन तबातई। क्या नाम है? गुलाम हुसैन तबातई। ये देखो आराम से, क्या है तुम्हारा? मुताखरीन। किसने? तबातई। मुताखरीन तबातई, मुताखरीन तबातई, मुताखरीन तबातई। बस इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, ठीक ना? मुताखरीन तबातई। क्लियर है तुम्हारा? मध्यकाल और प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बिहार का वो इस किताब से भी देखने को मिलता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन सा है तुम्हारा? अथर्ववेद। कौन सा है तुम्हारा? अथर्ववेद। इस पॉइंट को स्टार मारिए। की हुआ है वो? अंगीठी ले लो, हम तो कहते सूझ जाओ एक बार, नहीं समझा? पढ़ते पढ़ते सुतना भी चाहिए इंसान को। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना हो तो बोलेगा कि बिहार के लिए जो सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत मिला है वो किस वेद से मिला है? अथर्ववेद। कहां से मिला है? अथर्ववेद। हम बोले थे कि टोटली भारत में कितने महाजनपद? 16 नाम। उसमें बिहार में काय गो? 3। बिहार में 3, बिहार में 3 गो नाम। पहला कौन था? अंग। पहला अंग, पहला अंग। दूसरा वज्जी, दूसरा वज्जी। तीसरा मगध, तीसरा मगध नाम। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। वज्जी की वैशाली, वज्जी की वैशाली, वैशाली नाम। और मगध का राजगिरी ना, या इसी को राजगीर कह दो, गिरिब्रिज कह दो, कुछ हो कह दो तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 3 गो है। और अंग महाजनपद कहां, कौन कौन सा क्षेत्र? भागलपुर और मुंगेर। कर्ण का नाम सुने हैं? तो कहते हैं अंगराज कर्ण। जो कर्ण है तुम्हारा, वो कहा जाता है कि इसी क्षेत्र से, मतलब अंग नरेश, मतलब यही अंग से कहा जाता है कि कर्ण आए थे तुम्हारा। तो अंग की राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? चंपा। और वर्तमान में पूछेगा कि अंग महाजनपद वर्तमान बिहार में किस किस क्षेत्र में? भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में यही तक था ना, हो थी हो ही तो क्या, अंग था, वज्जी था और मगध था। वज्जी संघ का यदि देखें हम लोग, तो वज्जी संघ हम बोले थे इसकी राजधानी वैशाली थी ना। वज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। क्लियर है तुम्हारा? अच्छा, बुद्ध के समय के 10 प्रमुख गणराज्य में कहा जाता है कि एक वज्जी संघ हुआ करता था। और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि बिंबिसार जब हर्यंक वंश का जब संस्थापक बना, तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समय कालीन थे।
और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो अजात शत्रु के समय काल में हुआ था। तो बिंबिसार बड़ा मानते थे तुम्हारा महात्मा बुद्ध को, अजात शत्रु भी बड़ा मानते थे, लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो दोस्ती हुआ करता था वो बिंबिसार से बड़ा अच्छा खासा हुआ करता था। एक बार मजाक में कह दिया गया महात्मा बुद्ध को कि हमने राज्य विस्तार के लिए युद्ध की नीति तो नहीं अपनाई है, हमने वैवाहिक नीति अपनाई, लेकिन हम चाहते हैं कि बज्जी क्षेत्र जो है वो तुम्हारा मगध में मिले। तो महात्मा बुद्ध बड़ा हंस के कहे थे कि जब तक वहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी तब तक उस बज्जी को आप नहीं ले पाइएगा। और ये बात कहा जाता है कि बिंबिसार को दिल पे लग गया था और बिंबिसार चाह रहा था कि बज्जी को अपने अंतर्गत करे, लेकिन बज्जी जब तक बिंबिसार जिंदा रहा तब तक बज्जी जो है तुम्हारा बिंबिसार के अंदर नहीं आया। हालांकि अपने ही पिता के कामों को पूरा किया तुम्हारा अजात शत्रु ने, और कहा जाता है कि बाद में अजात शत्रु ने जो है तुम्हारा वज्जी को मगध के क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए तक किया था तुम्हारा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर्यक वंश का कौन सा राजा था जो वज्जी गणराज्य को अपने अंतर्गत किया था? तो पहला राजा कौन था? अजात शत्रु। कौन था तुम्हारा? अजात शत्रु। तो ध्यान में रखिएगा। तो बुद्ध के समय कहा जाता है कि 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ जो है वो महात्मा बुद्ध के नजर में भी एक प्रतिष्ठित गणराज्य हुआ करता था। गंगा नदी के उत्तर में उसमें एक गणराज्य कौन सा? लिच्छवी गणराज्य। कौन सा तुम्हारा? लिच्छवी गणराज्य, जो अभी वर्तमान में कहां कहां तुम्हारा? वैशाली और मुजफ्फरपुर। मारिए हाईलाइट उसको, इस पॉइंट को हाईलाइट मारिए, वैशाली और मुजफ्फरपुर। अच्छा ऑनलाइन वाला अभी हम तुरंत भेजवा देते हैं। अच्छा चलो तुम लोग कह दिया, आज हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे ले चलेंगे हम कल, ताकि ऑनलाइन में बहुत बच्चा है, 1-2 बच्चा नहीं, और उन लोग को अभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग हाइलाइट्स कहाँ से करें। टाइम तो हो ही गया ना, वैसे टाइम कितना हो गया है? तेरी के न बच्चे भी टाइम हो ही गया। तो कल मिलते हैं हम लोग। कल कौन सा डे है? फ्राइडे। सैटरडे को यूट्यूब पे ऑनलाइन वाला तुम लोग भी सुन लो, बिहार का जनगणना और उसके साथ साथ भारत का जनगणना दोनों करवा देंगे। अरे मेरा बात सुनो, दोनों करवा देंगे। अब जो टॉपिक हम यूट्यूब पे करवा देंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, जो टॉपिक हम यूट्यूब पे करवा देंगे वो टॉपिक हम यहाँ पे क्लास में नहीं करवाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब आप लोग के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप लोग जो है उसको करते हैं या फिर नहीं कर, मतलब आनी मानी हमने जानी। मगर तुम्हारा हो गया, अब तुम सोचना है भाई साहब, है टाइम तो कल तो मिलवे नहीं करेंगे, कल टाइम बता देंगे, ठीक है? कल मिलते हैं, ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है।